Hello students, welcome to my channel. Today we start our next chapter in plus 2 classes. That was the first chapter of plus 2 class, solution. Okay, it's very important chapter, point of view of your numericals and the theory. Here the distribution, theory comes of 2 marks and numericals comes of 3 marks. ये चैप्टर न्यूमेरिकल के हिसाब से इम्पोर्टेंट तो है ही, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट है. चलो हम इस चैप्टर को एक बार गो थ्रू होकर देखते हैं कि ये चैप्टर हमें क्या बताने वाला है. सॉल्यूशन. आप सभी इस टर्म से बहुत फैमिलियर हैं क्योंकि ये टर्म हम 6th स्टैंडर्ड से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि सॉल्यूशन क्या होते हैं. सॉल्यूशन एक्चुअल में एक होमोजेनियस मिक्सचर है. आप लोगों को बचपन से सिखाया जाता है नींबू पानी एक सॉल्यूशन है, चाय बनाई जा रही एक सॉल्यूशन है, दूध है वो एक सॉल्यूशन है. लेकिन सॉल्यूशन को यहाँ पर हम कंसंट्रेशन टर्म्स में थोड़ा सा डिवाइड करेंगे. सॉल्यूशन के कंसेप्ट्स को ही हम यहाँ डिटेल में करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं. सॉल्यूशन क्या है? इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस. देखिए इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा. केमिकली नॉन रिएक्टिंग, जो सब्सटेंस मिलकर किसी सॉल्यूशन को बना रहे हैं उनका आपस में रिएक्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी रिएक्शन वहां पर नहीं होनी चाहिए, तभी हम उस कंपोजिशन को, उस मिक्सचर को सॉल्यूशन का नाम देते हैं. हुज कंपोजिशन कैन बी वैरिड विद द सर्टेन लिमिट. कई बार नींबू पानी में चीनी ज्यादा हो जाती है, पानी ज्यादा हो जाता है, नींबू का रस ज्यादा हो जाता है. तो इसका मतलब क्या है कि हम किसी सर्टेन लिमिट तक उसकी कंपोजिशन को वैरी कर सकते हैं. किसी को चाय में मीठा ज्यादा पसंद है, किसी को चाय में शक्कर बिल्कुल भी पसंद नहीं है. तो वो क्या है? वो एक चेंज है. सॉल्यूशन तो है, होमोजीनियस है, लेकिन उसमें कुछ चेंज है सब्सटेंसेस में, उसकी कंपोजिशन में, तो हम उसी को सॉल्यूशन कह रहे हैं. ये सारे सॉल्यूशन ज्यादातर ट्रू सॉल्यूशन होते हैं. सभी के सभी सॉल्यूशंस ज्यादातर ट्रू सॉल्यूशन होते हैं. हम इनमें कोलाइडल और सस्पेंशन को कभी सॉल्यूशन के टर्म में नहीं ले सकते. अब ट्रू सॉल्यूशन क्या है? जैसे मान लीजिए आप कोई कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं मार्केट से, आपने कोई कोल्ड ड्रिंक परचेज की, ठीक है. आप कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं तो आप जब कोल्ड ड्रिंक को सिप अप करते हैं तो उस टाइम आप उसको किसी ग्लास में डालते हैं, तो पहली सिप में जो टेस्ट है उसी वक्त अगर आप उस पूरी बोतल को खाली करते हो तो लास्ट जो सिप है उसमें जो टेस्ट है वो सेम रहता है. तो उसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट दी सॉल्यूशन में फैले हुए हैं. दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर या होमोजीनियस सॉल्यूशन. अब इसी के ऑपोजिट आप कोई नमकीन का पैकेट ले लीजिए, जैसे नवरत्न मिक्स है जिसमें काफी सारे नट्स होते हैं, काफी सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं. आप किसी नमकीन का पैकेट ले लीजिए. आप क्या करते हैं कि जब आप उसको थोड़ा सा शेक करके लेते हैं तो सारे नट्स ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी के कंपोनेंट्स का साइज वेरी करता है, अलग अलग होता है. तो आप उन कंपोनेंट्स में से, जैसे कि नमकीन की बात कर रही हूँ, तो नमकीन में जैसे कि बादाम हो गया, काजू हो गया, तो आप ऊपर से लेकर उसको खा लेते हो. लेकिन कभी जब हम देखते हैं कि हमने सारे नट्स खा लिए तो नीचे क्या बचा? नीचे हमेशा एक बारीक सा पाउडर सा बचता है. तो वो एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, यानी कि पहले वाली बाइट में और लास्ट बाइट में सेम कंपोजिशन ऑफ द पार्टिकल्स नहीं थे. तो हम उसको क्या बोलेंगे? दैट इज नॉट होमोजीनियस, दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो वो हमारा ट्रू सॉल्यूशन नहीं है. मिक्सचर तो है, बहुत सारे कंपोनेंट हैं, अलग अलग वैरायटी के हैं, टेक्सचर भी अलग अलग है, लेकिन फिर वो हमारा सॉल्यूशन नहीं है. तो सॉल्यूशन का क्या होना जरूरी है? सॉल्यूशन का होमोजीनियस होना बहुत जरूरी है. होमोजीनियस मिक्सचर है तो ही वो सॉल्यूशन है. अब सॉल्यूशन के कंपोनेंट, सॉल्यूशन में ज्यादातर हमने नॉर्मल में यही सुना है कि सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है. 2 कंपोनेंट्स के ही सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन. कई बार ये कंपोनेंट्स, इन कंपोनेंट्स की संख्या बढ़ जाती है. 3 कंपोनेंट भी हो जाते हैं, एक सॉल्वेंट 2 सॉल्यूट. 4 कंपोनेंट भी हो जाते हैं, एक सॉल्वेंट 3 सॉल्यूट. सॉल्यूट की संख्या वैरी करती है, सॉल्वेंट कोई एक ही रहता है. अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है? देखिए कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को ही सॉल्यूशन कहा गया है. सॉल्यूट कौन होते हैं? सॉल्यूट वो होते हैं जिनकी अमाउंट किसी सॉल्यूशन में बहुत कम होती है, यानी कि लेसर अमाउंट में जो प्रेजेंट होते हैं उनको सॉल्यूट कहा जाता है, और लार्जर अमाउंट में जो प्रेजेंट है उनको क्या कहा जाता है? उनको सॉल्वेंट कहा जाता है. अगर हमारे पास 2 ही कंपोनेंट है, यानी कि एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट, तो हम उस सॉल्यूशन को बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन.
लेकिन अगर हमारे सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट और 2 सॉल्यूट हैं तो हम उसको बोलते हैं ट्राइनरी सॉल्यूशन। ऐसे ही अगर 3 सॉल्यूट हैं तो हम उसको क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। ऐसे करते करते हम इनकी टाइप्स को भी चेंज कर सकते हैं। हमारे सॉल्यूशन की कंपोनेंट्स के टाइप पर बहुत सारी टाइप्स डिपेंड करती हैं। जितने ज्यादा सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ता है उतने ही टाइप्स चेंज होते चले जाते हैं। हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट को लेकर हम इनकी टाइप्स को भी डिस्कस कर सकते हैं। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करते करते कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जो अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि जो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट एन इंट्रोडक्टरी, हम यहाँ से उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले देखेंगे, फिर उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पर हमें यही देखना है कि सॉलिड और सॉल्वेंट को बोला क्या जा रहा है और ये क्या होते हैं। देखिए, सॉल्वेंट वो होते हैं जो किसी भी सॉल्यूशन में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो और उसको हम 1 या A से डिनोट करें। इसका यूज होगा, प्लीज इसको याद रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा कि मैंने 1 क्यों बोला है, मैंने A क्यों बोला है, इसका हम यूज करेंगे। आपको तब बाद में पता चलेगा कि हमने सॉल्वेंट के लिए ही 1 क्यों रखा। ऐसे ही अगर सॉल्वेंट की टाइप पर बात करें तो हम सॉल्यूशन 2 प्रकार के ले सकते हैं। यहाँ पर एक नोट डालकर मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ये टर्मिनोलॉजी है हमारे सॉल्यूशन चैप्टर में जो बार बार हमारे पास आएगी, आगे आने वाली है। तो इस टर्मिनोलॉजी को अगर हम पहले ही समझ लें ज्यादा बेटर नहीं है। तो एक्वस सॉल्यूशन आप बहुत बार सुनेंगे, आगे न्यूमेरिकल्स में आपको मिलेगा, ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन है, इसका सॉल्वेंट ये है, उसका सॉल्यूट ये है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये टर्म क्या है। एक्वस सॉल्यूशन है कि सॉल्यूशन कंटेन्स वाटर एज सॉल्वेंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज प्रेजेंट, हम उसको बोलते हैं कि वो एक्वस सॉल्यूशन है। जैसे सुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दीज आर एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि इनमें क्या है, पानी। पानी अगर एक सॉल्वेंट के रूप में वहां प्रेजेंट है तो हम उसको एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर नहीं है। अब आप कहोगे वाटर नहीं है तो कौन है? वाटर नहीं है तो अल्कोहल हो सकता है, अल्कोहल नहीं है तो एसीटोन हो सकता है, एसीटोन, बेंजीन, जो भी नॉन या जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जिनका नेचर पानी से डिफरेंट हो हम उनको बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट किसी भी सॉल्यूशन में जो लेसर अमाउंट में होता है। अब देखिए, सॉल्ट सॉल्यूशन आप बनाते हैं, शुगर सॉल्यूशन आप बनाते हैं तो पानी ज्यादा होता है, शुगर या सॉल्ट उसमें कम अमाउंट में होता है, तो हमने शुगर को या सॉल्ट को क्या कहा? सॉल्यूट। इसको हम डिनोट करेंगे 2 और B से। अभी मैंने आपको कहा कि 1 और A का यूज क्या होगा, ऐसे ही 2 और B का यूज क्या होगा। इसी के साथ पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर में हम डीप में जाकर क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं और कौन सी हमारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं और हम आसानी से क्वेश्चंस को क्रैक कर सकें। चलिए देखते हैं एक बार उनको। देखते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। देखिए, ये कोई नई टर्म नहीं है, ये कुछ नया नहीं है। मैं भी आपको बताऊंगी तो आपको याद आ जाएगा कि आपने पहले कहाँ किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम वेपर प्रेशर। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनका मैं डिस्कस यहाँ पे कर रही हूँ, जो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वेपर प्रेशर, और प्लीज डरिए मत, घबराइए मत, हम इन्हीं को डिटेल में करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन हो। हालांकि यहाँ से थ्योरी भी कंसेप्चुअल बनती है, पर न्यूमेरिकल मस्ट है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज को हम फिर 4 भागों में डिवाइड करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी डिस्कस दिस लेटर। RLVP, that is called relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point,
depression in freezing point and osmotic pressure। मुझे पता है आपको ये सभी टर्म्स बहुत नए लग रहे हैं, लेकिन बेटा जब हम इनको डिस्कस करेंगे दे वर वेरी वेरी इजी। ठीक है, हमें ऐसा लगेगा कि हमने ये पहले भी किए हुए हैं, बस कुछ कंसेप्ट्स ऐसे होंगे जो हमारे लिए नए होंगे। नंबर 4 पे जो हम करते हैं, देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बाद रिलेटिव लोअरिंग हो गया, एलिवेशन इन वेपर प्रेशर हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर हम करेंगे, दैट इज वैंट हॉफ, दैट इज कॉल्ड वैंट्स हॉफ फैक्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इनके जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे वो इसके साथ कोलैबोरेट होकर बनते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये जो चीजें हैं हम इस चैप्टर में सिर्फ इन्हीं को कवर करने वाले, और ये चैप्टर ये मानिए कि सारा इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहां से थोड़ा सा इधर आते हैं। अभी मैंने कहा था कि आप इस टर्म को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। आपने ऐसा कुछ कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन, ऐसा कुछ +1 में भी सुना है। +1 के पहले चैप्टर में सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री में हमने मोल कंसेप्ट किया। मोल कंसेप्ट में भी हमारा यही चैप्टर था। मोल कंसेप्ट में आपने ये सारी चीजें पढ़ी थी, मोलैरिटी, ठीक है, नॉर्मैलिटी, याद आ रहा है कुछ? मोलैरिटी की थी, नॉर्मैलिटी की थी। नंबर 3 पे क्या किया था? मोलैलिटी, ठीक है, मोल फ्रैक्शन। जिन बच्चों ने ये +1 में अच्छे से नहीं किया होगा उनको थोड़ी समस्या हो सकती है, पर कोई बात नहीं, यहाँ पर भी हम इनको डिटेल में करेंगे। लेकिन जिन्होंने ये बहुत अच्छे से कर रखा है वो बहुत फैमिलियर हैं इन चीजों से कि हम कैसे इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और ये कंसेप्ट है क्या। जैसे इसी में आ गया हमारा पीपीएम, पीपीबी, स्ट्रेंथ। इन सभी टॉपिक्स को हम इस चैप्टर में डिटेल में करने वाले हैं, तो हम 1 बाय 1 इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में करेंगे। और रेगुलर वीडियोस के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, ताकि बिना किसी डिस्टरबेंस के आपको ये वीडियोस जो है वो मिलते रहें।